नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, रबी फसल की कटाई के बाद जब खेत आपका खाली होता है तो उस समय दलहनी फसल मूंग और उड़द की खेती करके 50-60 दिन में आप कुछ अतिरिक्त फसल दलहनी की प्राप्त कर सकते हैं। तो जायद में मूंग और उड़द की खेती के लिए किन प्रजातियों का चयन करें, बुआई का समय क्या रखें और उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किस तरह से करें दलहनी फसल में, मूंग उड़द में, इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर एमएन सिंह। डॉक्टर साहब, मूंग और उड़द की खेती के लिए हमारे किसान भाई कौन सी प्रजातियों को अपनावें और उन प्रजातियों की क्या विशेषता है? ऐसा है कि पहले हम मूंग की बात करेंगे। मूंग में हमेशा गर्मी में आप ध्यान दिएगा कि जो प्रजाति जल्दी पक जाती है उसी की आप खेती करें। तो हमारे यहाँ एक प्रजाति है मालवी जन कल्याणी, जिसका नाम दूसरा है HUM16। ये प्रजाति 55 से 60 दिन में पक जाती है और दाने भी बड़े होते हैं और मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। मध्य प्रदेश में समझिए कि 1 लाख हेक्टेयर इस बार लग रही है। तो ये प्रजाति लगाएं और ये हमारे क्षेत्र के लिए भी काफी बहुत उपयुक्त है। दूसरी एक कानपुर वैरायटी सम्राट है, वो भी दाना थोड़ा छोटा उसका है लेकिन वो भी जल्दी पक जाती है। और फिर पूसा बोल्ड भी है लेकिन उसमें डिजीज़ आ रहा है। SML 668 है वेस्टर्न यूपी के लिए, लेकिन इन समों से सबसे बेहतर हमारी HUM16 है और HUM12 भी है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस प्रजातियों को लगाएं तो ये मौसम देख करके आप बात करें, क्योंकि कई किसानों का फ़ोन आ रहा है कि साहब खेत मेरा खाली है, इस समय पानी दे करके बो दें। तो मूंग में सबसे बड़ी समस्या होती है कि ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो बोएंगे तो जम जाएगा लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो कभी भी किसान भाई हमारे इस एरिया में, ईस्टर्न यूपी बिहार की जो बात करते हैं, उसमें कभी भी फरवरी में सोइंग ना करें। जब भी करना हो, क्योंकि ठंडक से उसका रिलेशन है। अगर तो ठंडा जी मार्च समझिए 10 के बाद, भले आप पलेवा कर दें 2-3 मार्च को, लेकिन 10 के बाद ही जब मौसम गर्म हो जाता है, जब आप कोट नहीं पहन पाएंगे, स्वेटर नहीं पहन पाते हैं, तभी उसकी बुआई करें। 10 मार्च के बाद 10 मार्च के बाद करें। अब पूरा मार्च बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ किसान भाई के सामने समस्या है कि खेत उनका गेहूं कटने से मार्च के बाद खाली होता है। तो किसी भी हालत में 10 अप्रैल के पहले आप बुआई कर दें। उड़द की कौन सी प्रजाति है इस क्षेत्र के लिए? उड़द के लिए एक पंतनगर की वैरायटी है पंत उड़द 31 और एक IP 94-1 भी है, शेखर भी है, आज़ाद भी है, शेखर 1, शेखर 2 आज़ाद। लेकिन इसी ध्यान दिया कि इसकी बुआई किसी भी हालत में मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद न करें। 15 मार्च के बाद न करें। फर्स्ट वीक आप मार्च कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 मार्च को भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके पकने की अवधि 70 से 75 दिन है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि पकने की अवधि कितनी है। 15 मार्च के बाद करेंगे तो किसान शिकायत करता है कि साहब पौधा खूब बढ़ा लेकिन उसमें फल फूल ही नहीं लगा। तो जब आप मार्च के बाद जाएंगे तो उड़द नहीं होगा। मतलब उड़द की बुआई जो है 15 मार्च तक हर हाल पहले तक किसी भी हाल उसके बाद न बोएं, इन प्रजातियों को लेकर के बहुत अच्छा होगा। और ये बीज दर कितना रखें सर मूंग और उड़द की फसल है में? कि जो बड़े दाने हैं, जैसे हमारी HUM16 है, तो अगर छिटकाव विधि से करते हैं तो करीब 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगर दाना छोटा है, सम्राट वगैरह है, तो इसका 20 किलो भी चलेगा। और इसी के आसपास उड़द का भी है, तो उड़द के दाने अगर छोटे हैं तो 25 किलो, नहीं बड़ा है तो जैसा दाने के साथ देखिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप बुआई करें तो पलेवा दे करके बुआई करें, क्योंकि जमा होना बहुत आवश्यक है। और बीज शोधन का भी एक कहा जाता है काफ़ी महत्व होता है, तो किस तरह से बीज शोधन करें हमारे किसान भाई? जानते हैं कि अगर आपको राइजोबियम कल्चर देना है, ख़ासतौर से उस खेत में जिसमें कि आप मूंग कई वर्षों से नहीं बोए हैं, तो राइजोबियम वहाँ नहीं मिलेगा खेत में। तो उसको डालने के लिए जो बताया जाता है कि आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ या सीरा मिला करके उसको उबाल लीजिए और ठंडा होने के बाद रूम टेम्परेचर पर उसमें 200 ग्राम राइजोबियम पैकेट में डाल दीजिए। हर क्रॉप का राइजोबियम अलग अलग होता है, ये नहीं कि आप मूंग में अरहर का डाल दें। डॉक्टर साहब, जिसे मूंग और उड़द दोनों एक तरह से दलहनी फसल है, इसमें उर्वरकों का संतुलित जो है प्रयोग कितनी मात्रा में हमारे किसान भाई करें? ऐसा है कि हम लोग किसान भाई को बार बार बताते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में इसको खाद चाहिए। एक कॉन्सेप्ट गांव में है कि दलहनी फसल में खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन शुरू में जरूर चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन बनाता है 30-35 दिन के बाद। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं अगर सिंगल सुपर फास्फेट मिल जाए तो 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलोग्राम यूरिया दोनों मिला करके आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देंगे। तो इससे उसको नाइट्रोजन 20%, सल्फर 40% और सल्फर और 20% और 40% फास्फोरस मिल जाएगा। मतलब सिंगल सुपर फास्फेट का वो प्रयोग करें तो ज़्यादा कारगर रहेगा मूंग और उड़द की फसल में। अगर नहीं मिल रहा है, अगर डाई देना है तो 100 किलो डाई प्रति हेक्टेयर
प्लस 200 किलोग्राम जिप्सम सल्फर के लिए मिला देंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन डाई थोड़ा महंगा पड़ रहा है, जैसे उनकी सुविधा हो। ये बेसल ड्रेसिंग हम कहते हैं, अंतिम जुताई के समय मिला दें, या अगर सीडर से बुआई करते हैं तो बुआई के साथ साथ दोनों काम कर सकते हैं, तो उनको इमीडिएट फ़ायदा होगा, क्योंकि जब बीज पड़ेगा उसके नीचे जब खाद रहेगा तो डायरेक्ट पौधा लेता है, उनको ज़्यादा फायदा होगा। और बुआई जो है वो समतल करें या मेड़ पर करें, लाइन से लाइन, पौध से पौध की दूरी कितना रखें हमारे किसान भाई? गर्मी के दिनों में मेड़ की बात नहीं करते हैं हम लोग, समतल बुआई करें, 25 सेंटीमीटर पक्ति से पक्ति और 7 से 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पौधे से पौधे। अगर बीज ज़्यादा आप डाल दिए हैं तो आप थिनिंग करके उसको मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि अगर कभी देखा गया है कि जब लोग ज़्यादा बीज डाल देते हैं तो पौधे लंबे लंबे हो जाते हैं, फली कम हो जाती है। तो पौधे की जो वांछित संख्या वही होना चाहिए, करीब 3-4 लाख होता है प्रति हेक्टेयर हिसाब से। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि अगर घास की अवस्था होती है तो बुआई के तुरंत बाद आप पेंडामेथलिन 3 लीटर का छिड़काव कर दीजिए। अगर फिर भी आप घास नहीं मानता है तो एक नई दवा आती है इमेजिथेपिर, वो पौधा खड़ा है और धूप तेज़ है, धूप तेज गर्मी रहती है, तो उसका आप छिड़काव कर दें। एक दवा आती है 1 लीटर में आपका 1.25 हेक्टेयर होता है, करीब 5 बीघा, वो लिखा हुआ है सब, अमोनियम सल्फेट होता है, दवा होती है, स्प्रेडर होता है, मिला के छिड़काव कर देंगे तो 1 हफ्ते के अंदर जितने भी घासें हैं वो सब पीली पड़ के मर जाएंगी और पौधा आपका बच जाएगा और फसल भी अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने मूंग और उड़द की खेती उन्नत तकनीक से करें और क्या विधियां अपनावें, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही हमारे किसान भाई आपके द्वारा बताई गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, ये बात रही जायद दलहनी मूंग उड़द की खेती की, और अब बात करते हैं औद्यानिक फसलों की। खास तौर से इस क्षेत्र में, वाराणसी और आसपास में, केला को बढ़ावा दिया जा रहा है, केला की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके लिए काफ़ी अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि औद्यानिक फसलें कम लागत कम श्रम में अच्छा फायदा देने वाली हैं और प्रति इकाई इसकी उत्पादकता भी ज़्यादा है, इसलिए आपको बेहतर लाभ हो सकता है। तो इस वृत्तचित्र के माध्यम से आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं मेहदीगंज आराजी लाइन वाराणसी के ऐसे ही एक प्रयोगधर्मी केला उत्पादक किसान त्रिवेणी लाल चौरसिया से, जो अनुदानों का लाभ उठाते हुए केला की खेती कर रहे हैं और अच्छा लाभ पाने की उन्हें उम्मीद भी है। वर्तमान परिवेश में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्वरोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। कृषि क्षेत्र में आज कई ऐसे उद्यम हैं जो आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी हैं। ऐसा ही एक उद्यम है फलदार पौधों की खेती यानी बागवानी। बागवानी में कम क्षेत्रफल में अधिकतम श्रम का उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के अंतर्गत बागवानी को बढ़ावा देने के काफ़ी प्रयास किए गए। वाराणसी जनपद के सभी 8 विकास खंडों में औद्यानिक विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहुतेरे किसान औद्यानिक फसलों की खेती कर आज अच्छा लाभ अर्जित कर रहे हैं। वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र आराजी लाइन के गांव मेहंदीगंज के निवासी त्रिवेणी लाल चौरसिया एक ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक नई बागवानी फसल केला को खेती के लिए चुना। जिला औद्यानिक मिशन के अंतर्गत वाराणसी जनपद में केला की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना चलाई जा रही है।
जनपद वाराणसी में केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये फसल 18 महीने के अंदर तैयार हो जाती है, जिसमें कि इकाई लागत 83,000 रुपया प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, जिसका अनुदान प्रथम वर्ष 32,000 रुपये के आसपास हम किसान को देते हैं, जिसमें कि केला टिश्यू कल्चर जो कि ग्रैंड नैन प्रजाति है उसको हम उपलब्ध कराते हैं। 1 हेक्टेयर में 3086 पौधे का रोपण कराया जाता है और द्वितीय वर्ष में हम सिंचाई एवं उर्वरक के रूप में 10,400 रुपये किसान को उपलब्ध कराते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों का चयन कर उन्हें अनुदान एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। हमारे किसानों का चयन करने का और उनको अधिक से अधिक इसके बारे में तकनीकी जानकारी देने का ये प्रयास हम करते हैं। इसके साथ ही उस तकनीकी प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी रखा जाता है, जो कि हमारे विश्वविद्यालय या अन्य स्थानों पर जिस तरह उनको तकनीकी जानकारी दी जाती है ताकि वो इसके बारे में दक्ष होकर इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। त्रिवेणी लाल चौरसिया ने 1 बीघा जमीन पर केले की खेती की शुरुआत की और आज वे लगभग 3.5 बीघा क्षेत्रफल में केला की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। पहले जो है मैं 1 बीघा खेत लिए और उसके बाद जो है उसमें करने लगे, तो साल 2 साल किए तो उससे जो है लाभ हमको कुछ समझ में आया, तो फिर 1 बीघा लिए तो उसमें भी करने लगे, उससे भी जो है हमको लाभ समझ में आने लगा। तो फिर इस बार जो है 1.5 बीघा फिर किए हैं। कुल मिला करके जो है हमारे पास इस टाइम जो है 3.5 बीघा ज़मीन है। केला के प्रति लोगों का आकर्षण आदिकाल से रहा है। धीरे धीरे केला के महत्व एवं मांग में वृद्धि हुई है। केला की बढ़ती खपत केला उत्पादक किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। नकदी फसल होने के कारण केला किसानों को अच्छा मुनाफा हो जाता है। केला की खेती में रोपण सामग्री का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे फल का विकास और घारों के निकलने का समय सभी में एकरूपता होती है। सकर की अपेक्षा ऊतक संवर्धन द्वारा प्रतिपादित पौधों के महत्व को देखते हुए आज ऊतक संवर्धन पौधे रोग रहित होने के कारण अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। जिला औद्यानिक मिशन में ऊतक संवर्धन से तैयार पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमने मेहंदीगंज के त्रिवेणी जो है चौरसिया को मोटिवेट किया और उन्हें इस खेती के प्रति आकर्षित किया। उनके द्वारा जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत केला टिश्यू कल्चर ग्रैंड नैन प्रजाति का रोपण किया गया है और फसल जो है काफ़ी अच्छी और बढ़िया तैयार हुई है। उनके द्वारा इसकी खेती में जो कार्यक्रम लिया जा रहा है, हमने उनको अनुदान के रूप में निःशुल्क केले के पौध टिश्यू कल्चर ग्रैंड नैन प्रजाति जो कि टेरी द्वारा आपूर्ति किया गया था, उनको उपलब्ध कराया गया है, जिसके रोपण के उपरांत उनके द्वारा इसकी देखभाल कर अच्छी उपज ली जा रही है और किसान भी इस खेती से काफ़ी आशान्वित हैं और उनको उसमें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। इसी हमको देखिए अनुदान जो मिला है वो 1.5 बीघे में हम लगाए हैं। त्रिवेणी लाल चौरसिया केला की खेती में उन्नत तकनीक का प्रयोग करते हैं। केला की फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन का बहुत महत्व है। जाड़े के समय में सिंचाई कम करनी पड़ती है, जबकि गर्मी में सिंचाई ज़्यादा देनी होती है। केला की फसल में समय समय पर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग जरूरी होता है।
यूरिया की टॉप ड्रेसिंग से फसल की अच्छी बढ़वार एवं अच्छी फलत होती है। त्रिवेणी लाल अपनी खेती में संस्तुत मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर अच्छी फसल प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी फसल में निराई गुणाई एवं अन्य सस्य क्रियाओं से उपज में वृद्धि होती है। त्रिवेणी लाल चौरसिया निराई गुणाई के लिए स्थानीय श्रमिकों का सहयोग लेते हैं। केला की फसल में कई तरह के रोग एवं कीड़े भी लगते हैं। समय समय पर रोगों एवं कीड़ों से बचाव के लिए त्रिवेणी लाल चौरसिया जरूरी उपाय करते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिकों की सलाह से दवाओं का छिड़काव फसल पर करते हैं। देखिए इसमें जो है गुड़चाहवा रोग लगता है। ये देखिए चिंगुर गया है, ये देख रहे हैं, ये इधर देखिए, ये देखिए। तो इसमें जो है डॉक्टर से हम लोग सलाह ले करके इसको जो है दवाई ले आते हैं दुकान से खरीद के। उसके बाद जो है इसको जो है छिड़काव करते हैं, यानी कि ये 10 दिन पर जो है इसको छिड़कना पड़ता है और उससे जो है सुधार भी हो जाता है। कोई कोई पेड़ नहीं भी सुधार होता है, लेकिन दवाई छिड़कने से बहुत अक्सर करके जो है पेड़ सुधार हो जाता है। बागवानी फसलों की खेती में सहफसली खेती की पूरी संभावना रहती है। बागवानी फसलों के साथ दूसरी किसी फसल की खेती से किसानों को अतिरिक्त लाभ होता है। त्रिवेणी लाल चौरसिया केला के पौधों के बीच की खाली जमीन पर सरसों की बुआई किए हुए हैं। इस तरह लंबी अवधि की फसल केला के साथ कम अवधि की दूसरी फसल सरसों की खेती से त्रिवेणी लाल चौरसिया को ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। केला लगाने के बाद उसमें सरसों भी हम लगा दिए हैं। सरसों जो है उसमें 2 लाभ हमको मिलता है, क्या कि एक फसल भी हमको मिल जाता है और दूसरा जो है कि हमको ठंडी और पाला से बचाव हो जाता है। केले के खराब पत्ते का प्रयोग पशुओं के चारा के रूप में भी होता है। केला की खेती कई तरह से फायदेमंद साबित हो रही है। त्रिवेणी लाल के खेत में केला की इस समय अच्छी फलत लगी हुई है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। 1 बीघा खेत में दवाई, खाद, पानी और खेत का जो है किराया, क्योंकि हम किराए पर जो खेत लिए हैं और उसका जो है काट के और लेबर खर्चा काट के सब पूरा काट के खर्चा बर्चा जितना भी उसमें टोटल खर्चा है उसको काट के 70-80 मान के चलिए 90,000 आ जाता है। त्रिवेणी लाल चौरसिया ने जिला औद्यानिक मिशन का फ़ायदा उठाते हुए केला की खेती को कृषि उद्यम के रूप में अपनाया। इस तरह उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त केला की खेती श्रम साध्य है, अर्थात इसमें श्रमिकों की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। त्रिवेणी लाल चौरसिया ने अपने खेत पर विभिन्न कामों के लिए स्थानीय श्रमिकों को भी लगा रखा है। इस तरह त्रिवेणी लाल चौरसिया के एक उद्यम से
कई लोगों की रोजी रोटी घर के पास चल रही है। श्रमिकों को काम के लिए गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ देखिए 4 मजदूर भी रखे हैं और हम अपने पूरा परिवार से भी करते हैं और समय समय पर इस पर जो है खाद पानी जो है इसमें देते रहते हैं। त्रिवेणी केरा में हम काम करीला, हमार घर बगल में है, हमें तनख्वाह मिलला, बनारस हम ना जाए के हो, काम करीला, मजूरी रोज का रोज मिलला। केला की खेती देश के विभिन्न भागों में पहले से ही हो रही है, लेकिन जिला औद्यानिक मिशन के अंतर्गत केला की खेती एक बड़ी आर्थिक क्षमता की संभावना लिए हुए आय अर्जित करने का सशक्त माध्यम साबित हो रही है। केला की खेती ग्रामीण भारत में एक ओर जहां बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, वहीं दूसरी ओर निर्यात के जरिए देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ बनाने में सराहनीय योगदान देने का सामर्थ्य रखती है। त्रिवेणीलाल चौरसिया की सफलता से ये साबित होता है कि केला की खेती को प्रोत्साहित कर बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है और गांवों के आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। इसी के साथ किसान भाइयों, हमारा आज का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।